दोस्तों मनरेगा का पैसा आया हुआ था और उसी पैसों को लेकर के प्रधान जी और एक मजदूर में झड़प हो जाती है। दोस्तों जो प्रधान जी होते हैं वो गांव के बहुत ही दबंग आदमी होते हैं, लेकिन वो जो मजदूर था दोस्तों वो भी पढ़ा लिखा हुआ होता है और उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। और झड़प होने के बाद दोस्तों जो प्रधान जी होते हैं उस मजदूर को लात घूंसों और थप्पड़ों से उसकी पिटाई कर देते हैं। दोस्तों पिटाई होने के बाद वो मज़दूर इतना शर्मिंदगी महसूस करता है, इतना शर्मिंदा हो जाता है, अपने आप से इतना नफ़रत करने लगता है कि वो दोस्तों अपना गाँव छोड़ कर के मुंबई भाग जाता है। लेकिन दोस्तों 3 साल बाद जब वो मुंबई से वापस आता है दोस्तों, तो दोस्तों वो ना कि प्रधान जी से बदला लेता है या यूँ कहें ईंट का जवाब पत्थर से देता है दोस्तों। ये सुनकर और ये देखकर लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि कोई ऐसा भी कर सकता है या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो दोस्तों ऐसा क्या होता है आइए इस कहानी में जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये वीडियो कहाँ का है। दोस्तों ये सच्ची कहानी गोंडा डिस्ट्रिक्ट का है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा-सा गाँव होता है, वहाँ का ये कहानी है। उस गाँव में एक वासुदेव सिंह नाम का एक प्रधान जी होते हैं। प्रधान जी बहुत ही दबंग आदमी होते हैं और वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। उस गाँव में उनके सिवा कोई भी पैसे वाला व्यक्ति नहीं होता है और लगभग-लगभग उस गाँव में छोटी कास्ट की बिरादरी, छोटे कास्ट के लोग होते हैं। उसी गाँव में एक सचिन नाम का लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल होती है। वो बीएससी का पढ़ाई कर रहा होता है दोस्तों, पढ़ा-लिखा लड़का होता है, उसका भी मनरेगा में जॉब कार्ड बन जाता है। वैसे भी दोस्तों मनरेगा में 2 तरीके से जॉब कार्ड बनते हैं। ये वो जो मनरेगा में काम करते हैं और ये वो जिनका कार्ड तो बन जाता है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक था सचिन, उसका कार्ड तो बना था, लेकिन वो काम नहीं करने जाता था क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता का भी मनरेगा कार्ड था, वो काम करते थे। अब दोस्तों होता क्या है मनरेगा में, जो लोग काम नहीं करते हैं, पैसा आने के बाद में वो बैंक जाते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं और प्रधान जी को दे देते हैं और प्रधान जी का जो मन करता है 500, 700, 1000 रुपए वो उस व्यक्ति को दे देते हैं, जितना उनका मन करे उतना दे देते हैं और सारा पैसा खुद रख लेते हैं। लेकिन जो काम करने वाला होता है, उसमें से भी प्रधान लोग कुछ ना कुछ काट करके बाकी का पैसा उसको दे देते हैं। ऐसा होता है मनरेगा का सिस्टम दोस्तों। ऐसा ही सचिन जो था, मनरेगा का पैसा आया हुआ था, सचिन भी गया पैसे निकालने के लिए और प्रधान जी मौके पर बैंक में मौजूद थे। सचिन जो होता है वो पैसे निकालता है, 10,000 रुपए मनरेगा का आया हुआ था और पैसे निकालने के बाद दोस्तों वो वहाँ से धीरे से गायब हो जाता है। सभी लोग जितने गाँव के लोग थे, वो पैसे निकाल करके एक-एक करके प्रधान जी को पैसे देते हैं और प्रधान जी के जितना भी मन में आता है, वो उनको 500, 400, 600 जितना जिसको मन में आता है उसको दे देते हैं और चुपचाप से वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। लेकिन सचिन को ढूँढते हैं, सचिन कहीं नहीं मिलता है, पता लगता है सचिन तो भाग गया। सचिन का अता-पता कहीं नहीं होता दोस्तों। अब जो प्रधान जी होते हैं, वो वापस घर आते हैं, अपने आदमियों से पता लगवाते हैं, तो सचिन घर पे भी नहीं आता है। अब उसके माँ-बाप को दूसरे दिन बुलाते हैं प्रधान जी और उससे कहते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो उसके माँ-बाप को वाक़ई में नहीं पता होता और वो लोग कहते हैं कि प्रधान जी मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा बेटा है कहाँ और गया कहाँ है। लेकिन जो प्रधान जी होते हैं, उसके माँ-बाप को भी डराते हैं, धमकाते हैं, गाली-गलौज देते हैं और उनकी भी बेइज़्ज़ती करते हैं और कहते हैं, अगर उसने हमारा पैसा नहीं दिया, तो हम उसको इतना मारेंगे कि उसकी हड्डी-पसली तोड़ के रख देंगे।
लेकिन जो सचिन के माँ-बाप होते हैं, वो प्रधान जी को आश्वासन देते हैं कि प्रधान जी, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आएगी, जैसे ही सचिन आएगा, हम आपका पैसा लाकर आपको दे देंगे। दोस्तों, ऐसे होते करते 3 से 4 दिन बीत जाता है। 3 से 4 दिन के बाद सचिन जो होता है, वो वापस घर आता है। प्रधान जी के जो चमचे होते हैं दोस्तों, जिनकी प्रधान जी की वजह से थोड़ा बहुत इधर-उधर का खर्चा पानी चल जाता है, वो पता लगाते रहते हैं और जैसे सचिन घर पहुँचता है, प्रधान जी के पास ये खबर पहुँचा देते हैं कि प्रधान जी सचिन तो घर पे आ गया है। प्रधान जी जो होते हैं, वो सचिन के घर पे संदेशा पहुँचाते हैं कि सचिन मुझसे तुरंत आके मिलो। सचिन जो होता है, वो निडर और निर्भीक होकर के प्रधान जी के पास पहुँचता है। प्रधान जी पूछते हैं, कहते हैं मेरा पैसा क्या हुआ? तो सचिन जो होता है एकदम बेबाक अंदाज में कहता है, प्रधान जी वो पैसे तो खर्च हो गए। प्रधान जी तुरंत बोल उठते हैं कि पैसे तुमने क्यों खर्च किया? तुम्हारे पैसे थे। तो सचिन जो होता है वो कह देता है कि प्रधान जी, कहने को तो मेरे ही पैसे थे क्योंकि मेरे खाते में आए हैं, सरकार ने दिया है, तो मेरे ही पैसे थे। आप ज़बरदस्ती ले लेते हैं, वो अलग बात है। प्रधान जी इतना बात सुनते ही उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि प्रधान जी को इतना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही प्रधान जी के सामने इतना किसी की बोलने की हिम्मत होती थी और ना होती है। दोस्तों, अब प्रधान जी जो होते हैं, वो उठते हैं और सचिन को 2-4 झापड़ खींच-खींच के थप्पड़ जमा देते हैं, लात घूँसों से उसकी पिटाई कर देते हैं और पिटाई करने के बाद भी सचिन जो होता है उसको बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के बाद दोस्तों, सचिन के जो माता-पिता होते हैं, उनको सचिन का संदेशा पहुँचाते हैं कि हमने इसको बंधक बना लिया है और आप जब तक 10,000 रुपए लेकर नहीं आओगे, तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। सचिन के जो माता-पिता होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन करते तो क्या करते, वो इधर-उधर नात रिश्तेदारों से 2-4 जगह जाते हैं और 2-4 जगह 10 जगह मिला करके 10,000 रुपए का व्यवस्था करके लाके प्रधान जी को देते हैं। तब प्रधान जी जो होते हैं तब भी उनकी बेइज़्ज़ती करते हैं, कहते हैं, "इस चोरी में तुम भी शामिल थे, नहीं तो इतना जल्दी तुम पैसे का अरेंजमेंट इंतज़ाम कैसे कर लेते? इसका मतलब तुम भी जानते थे कि ये पैसा कहाँ है और क्या है?" उसके जो माता-पिता होते हैं, वो कहते हैं, "प्रधान जी, उस पैसे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये नाते रिश्तेदारों से उधार लेकर के आया हूँ, ब्याज पे लेकर के आया हूँ।" लेकिन प्रधान जी जो होते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये पैसे उधार लेकर के आए हैं। फिलहाल दोस्तों, पैसे प्रधान जी ले लेते हैं और सचिन को छोड़ देते हैं। वो उसका में माता-पिता और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो सचिन होता है, वो इतना शर्मिंदगी महसूस करता है और अपना गाँव छोड़ कर के उसी दिन मुंबई चला जाता है। मुंबई में उसके जान-पहचान के उसके यार-दोस्त रहा करते थे, वो उनके पास पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो सारी घटना हुई थी, ये मुंबई भी पहुँच जाती है, सचिन के पहुँचने से पहले और वहाँ पे उसके यार दोस्त जो होते हैं दोस्तों, वो भी उससे उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं कि तू बहुत हीरो बन रहा था, सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश कर रहा था। अब क्या हुआ? सारी हैकड़ी निकल गई, सारा जो तेरा ज्ञान था, जो पढ़ाई-लिखाई का गुरूर था, वो निकल गया। क्या हुआ? तू तो प्रधानी लड़ने वाला था। लेकिन सचिन जो था दोस्तों, उसके पास इनकी बातों का, उनके तानों का कोई जवाब नहीं होता है। अब सचिन भी समझ चुका था कि इस करप्शन की दुनिया में हम जैसे गरीबों का कोई वजूद नहीं है। हम जैसे गरीब कभी प्रधान नहीं बन सकते। हम जैसे गरीब कभी इस राजनीति के चक्कर में कुछ कर नहीं सकते और वो मुंबई जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। शुरुआती सैलरी जो होता है दोस्तों उसकी 20,000 होती है। लेकिन सचिन पढ़ा-लिखा था, होशियार था, समझदार था। जो काम भी उसको कंपनी देती थी, वो बखूबी उसको करता था और समय से पहले कर देता था। कंपनी ने इसको टैलेंट को देखा और 1 साल बाद उसकी सैलरी जो थी, वो 30,000 रुपए कर दी थी दोस्तों। अब सचिन जो था वो 30,000 रुपए कमाने लगा, तो वो एक बढ़िया-सा फ़ोन ले लेता है और कुछ पैसे घर पे भी भेजने लगता है, जिससे उसके माता-पिता का जो माली हालत है, वो थोड़ा सुधरे और उनका जो घर का खर्च है, वो सही ढंग से चल सके दोस्तों।
दोस्तों जो सचिन होता है, वो फ़ोन लेने के बाद में सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फ़ेसबुक हो, वो सारे सारी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाता है और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद एक दिन एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास आता है, जिसका नाम शिखा होता है, वो दिल्ली की रहने वाली होती है दोस्तों। सचिन जो होता है, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद धीरे-धीरे उन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट होती है और लगभग 6 महीने के बाद उन दोनों के बीच में उनका जो नंबर होता है, वो एक्सचेंज होता है और नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों के बीच में अब फ़ोन पे बातचीत होने लगती है दोस्तों। दोनों जब फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं तो इतना जल्दी उन दोनों का जो अट्रैक्शन होता है, उन दोनों का जो प्यार होता है, वो इतना जल्दी जागता है कि वो दोनों एक-दूसरे से मिलने के लिए बेताब होने लगते हैं। अब वो दोनों एक-दूसरे से जब मिलने के लिए बेताब होते हैं, जो शिखा होती है, वह कहती है सचिन से कि तुम दिल्ली आ जाओ, लेकिन सचिन जो होता है वो थोड़ा डरता है, वो कहता है नहीं तुम मुंबई आ जाओ। यही होते-करते सचिन जो है वो मान जाता है, कहता है ठीक है मैं दिल्ली आ जाऊँगा। लगभग उन दोनों के बात करने का 10 महीने बाद सचिन जो होता है, वो 8 दिन की छुट्टी लेकर के मुंबई से, अपने ऑफ़िस से वो दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद निज़ामुद्दीन में एक जगह वो एक होटल में कमरा लेते हैं और शिखा जो होती है दोस्तों, वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों उस कमरे में लगभग 2 घंटे समय बिताते हैं और 2 घंटे समय बिताने के बाद जो लगभग 10 महीने का उनका जो इंतज़ार था, जो बेकरारी थी, जो एक-दूसरे को पाने की तड़प थी, उस 2 घंटे में ये दोनों बुझा लेते हैं। यानी यूँ कहें कि उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है, जो एक पति-पत्नी के बीच में होना चाहिए दोस्तों। अब क्या था, अब वो दोनों एक-दूसरे को और ज़्यादा चाहने लगते हैं। शाम हो जाती है दोस्तों, शिखा अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद अपने जो अपने घर मौसी के घर पे रहती है, अपने मौसी से कहती है कि मौसी मैं अपने सहेली के यहाँ जा रही हूँ, वो मुझे बुलाई है। उसकी जो मौसी होती है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, उसके ऊपर भरोसा करती है क्योंकि वो पिछले 10 साल से उसके पास रह रही होती है और उसी का भी बीटेक का पढ़ाई कर रही होती है, तो कोई बच्ची तो होती नहीं है। वो भी उससे आसानी से कह देती है कि हाँ, ठीक है जाओ क्योंकि उसकी जो सहेलियाँ होती हैं उसको कभी-कभी बुलाया करती थी और वो रात रुका करती थी। तो इससे उसकी मौसी उसके ऊपर शक नहीं करती है, उसको भेज देती है। इधर शिखा जो होती है, वो अपनी सहेली से जिसको बता कर के वो अपनी मौसी को निकली थी, उससे फ़ोन पे साठ-गाँठ कर लेती है कि अगर मेरी मौसी फ़ोन करेंगी, तो बता देना कि हाँ, शिखा मेरे पास है। और उधर शिखा जो होती है, वो फिर सचिन के पास पहुँच जाती है और फिर दोनों उस होटल के कमरे में पूरी रात रहते हैं और मौज-मस्ती करते हैं और उसके बाद जब सुबह होता है, फिर शिखा जो होती है, वो अपने मौसी के घर पे वापस आ जाती है। ऐसे करते-कराते लगभग दोस्तों 5 दिन का वक़्त बीत जाता है। शिखा मौसी के घर, फिर उसके बाद सहेली को बता कर के सचिन के पास, ऐसे करते-कराते 5 दिन का वक़्त बीत जाता है और इन 5 दिनों में दोस्तों शिखा और सचिन एक-दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि वो 7 जन्मों तक जीने-मरने की कसमें खा लेते हैं। एक-दूसरे को कभी ना छोड़ने की कसमें खा लेते हैं। यहाँ तक कि शादी करने का और यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने का और बच्चों के नाम तक का भी प्लानिंग ये दोनों कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन गज़ब तो तब होता है दोस्तों, जब सचिन लगभग 5 दिन के बाद शिखा का आधार कार्ड वहीं पर रखा होता है। शिखा जो होती है वो बाथरूम में होती है और जो सचिन होता है उसका आधार कार्ड उठा के देखता है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। उसके आधार कार्ड में लिखा होता है, उसका जो एड्रेस होता है, वो उसका एड्रेस गोंडा का होता है और उसके पिताजी का नाम जो होता है, वो पढ़ कर के और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस जगह से मैं भाग के आया था और मेरी ज़िंदगी वहीं पे जाके अटक जाएगी। दोस्तों, शिखा जब बाहर निकलती है उससे पूछता है कि शिखा वैसे हम लोगों ने सब कुछ किया, सब हम दोनों एक-दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुमने अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया।
शिखा जो होती है वो बताती है कि मेरा प्रॉपर एड्रेस जो है वो गोंडा उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश गोंडा जिला के रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी एक प्रधान हैं और जब ये बात सुनता है तो उसके काटो तो खून नहीं। सचिन कहता है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन सचिन उसके बाद कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कंपनी से अर्जेंट कॉल आया है और मुझे जाना पड़ेगा। शिखा जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ तुम तो 8 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, तुम तो कह रहे थे मैं तुम्हारे पास 8 दिन रहूँगा, लेकिन अभी तो 5 दिन हुआ है। सचिन जो होता है कहता क्या करूँ कंपनी का जब बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा। शिखा ना चाहते हुए भी उसको उसकी बात को मानती है, कहती है ठीक है जाओ, लेकिन बेटे बेटे का पढ़ाई करने के बाद मैं भी मुंबई आ जाऊँगी और हम दोनों वहीं पे खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। सचिन जो होता है दोस्तों, वो वहाँ से निकलने के बाद जो सिम होता है, वो तोड़कर फेंक देता है और जितना भी जैसे फ़ेसबुक आईडी था, ये सब था, वो उसको ब्लॉक कर देता है ताकि शिखा उससे दोबारा कॉन्टैक्ट ना कर पाए। अब शिखा जो होती है दोस्तों, वो जब सचिन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसका कॉन्टैक्ट में उसका फ़ोन नंबर नहीं लग पाता, फ़ेसबुक आईडी ब्लॉक है। शिखा जो होती है वो परेशान हो जाती है और ऐसे करते-कराते लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है। शिखा एकदम खाना-पीना तक छोड़ देती है। उसकी जो मौसी होती है वो पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है? तो शिखा जो होती है दोस्तों, वो अपनी मौसी से सारी कहानी बयाँ करती है कि मैं लड़के से प्यार करती हूँ और ऐसी-ऐसी बात है। वो लगता है किसी प्रॉब्लम में, किसी मुसीबत में फँस गया है। लेकिन जो उसकी मौसी होती है, वो इसे समझाती है कि बेटा तुम्हारे पापा जो हैं बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। वो अपने स्वभाव से बहुत विपरीत हैं। वो कभी ये तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम ये भूल जाओ। लेकिन जो शिखा होती है वो भी बहुत ज़िद्दी होती है, कहती है मौसी ऐसा मैं कभी होने नहीं दूँगी क्योंकि जो भैया का शादी है वो भी पापा अपने मर्ज़ी से ज़बरदस्ती किए हैं। जो दीदी का शादी है वो भी ज़बरदस्ती किए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। मैं अपनी शादी अपने मन से करूँगी, जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उसी से करूँगी। फिर क्या था दोस्तों, वो अपनी मौसी को दिलासा देती है, कहती है मौसी जो भी हो, मैं सचिन को ढूँढ के रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन दोस्तों 4 महीने बीत जाता है, लेकिन सचिन का कुछ अता पता नहीं होता दोस्तों। आ जाता है 2024 दोस्तों, 2024 में दिवाली आने वाली थी और इधर जो सचिन होता है लगभग 3 साल का समय बीत जाता है दोस्तों, वो घर नहीं आया था। वो दिवाली में सोचता है मैं घर चला जाऊँ और अपने घर का प्रोग्राम बनाता है कि मैं घर का काम स्टार्ट करूँ कि उसका घर जो होता है वो कच्चा छप्पर का होता है। तो सोचता है मैं घर जाके दिवाली भी कर लूँगा और घर भी बनवा दूँगा। दोस्तों वो घर आ जाता है और दिवाली के टाइम पे ही दोस्तों शिखा भी घर आ जाती है। अब दोस्तों ये दोनों एक-दूसरे के एक गाँव के ही थे, लेकिन कभी एक-दूसरे को देखे नहीं थे, पहचाने नहीं थे। क्योंकि जो सचिन होता है दोस्तों, वो 10वीं तक की पढ़ाई अपने मामा के यहाँ रह के करता है और जो शिखा होती है दोस्तों, वो 8वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव में करती है और उसके बाद 8वीं के बाद वो दिल्ली चली जाती है, अपने मौसी के यहाँ रह के पढ़ाई करती है। तो इसके चलते वो कभी एक-दूसरे को अपने गाँव में देखे नहीं थे, इसलिए वो एक-दूसरे को कभी पहचानते नहीं थे दोस्तों। अब ये दोनों गाँव में ही होते हैं, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता होता है कि हमारा गाँव एक ही होता है। अब अब जो सचिन होता है, वो घर का मटेरियल कुछ लाने के लिए मार्केट जा रहा होता है। इधर जो शिखा होती है, वो अपने परिवार के साथ में किसी मंदिर पे गाड़ी में जा रही होती है पूरे परिवार के साथ में। रास्ते में देखती है कि सचिन के जैसा एक लड़का दिखा और उसको गौर से जब देखती है, तो सचिन के जैसा नहीं, वो सचिन ही था। और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और गाड़ी रुकवाती है। गाड़ी रुकवाने के बाद दोस्तों, वो सचिन के पास दौड़ कर जाती है और पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढी, कितना प्रयास की तुम्हें ढूँढने के लिए और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विश्वासघात क्यों किए? तुमने शायद मुझे धोखा दिया है, लेकिन मेरा मन कभी गवाही नहीं दिया कि सचिन कभी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मुझे धोखा दे सकता है। अब जो उसके पिता होते हैं शिखा के, वासुदेव सिंह, वो भी उसके पास पहुँचते हैं, पूछते हैं, "ये कौन है?"
इससे तुम क्यों बतला रही हो? इसका क्या औकात है तुमसे बात करने का? तो जो शिखा होती है वो कहती है पिताजी यही तो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और जिससे मैं शादी करने को कह रही थी। अब जो वासुदेव सिंह होते हैं वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो कुछ ताव देखते हैं ना ताव देखते हैं। वो सचिन के पास पहुँचते हैं और फिर वही अपना पुराना काम दोहराते हुए सचिन को खींच के 4 से 10 थप्पड़ जमा देते हैं और शिखा जो होती है दोस्तों, वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है, कहती है पिताजी क्यों मार रहे हो इसको? मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी इसी के साथ व्यतीत करूँगी। बहादुर सिंह जो होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं इसकी औकात क्या है? तुम इसको जानती भी हो कि ये है कौन? ये अपने से छोटी बिरादरी का है और तुम इससे कहते हो प्यार करती हूँ। यही सब करने के लिए मैं तुम्हें दिल्ली पढ़ा रहा था, इतना पैसा खर्चा करके ये मैं तुम्हें शहर में भेजा था। लेकिन जो शिखा होती है दोस्तों, वो पढ़ी लिखी हुई होती है। वो ये सब मानने को तैयार नहीं थी, वो छोटी कास्ट का है या कौन है, उसके पास पैसे है कि नहीं है। उसने तो यही जानती थी कि ये पढ़ा लिखा है और सज्जन लड़का है, मैं इससे प्यार करती हूँ दोस्तों। अब दोस्तों शिखा जो होती है कहती तुम लोग जाओ जहाँ जाना है, मैं सचिन के साथ उसके घर जा रही हूँ। लेकिन जो बाकी सिंह होते हैं, वो शिखा को ज़बरदस्ती अपने घर पे ला लेकर आते हैं और जो सचिन होता है दोस्तों, उसके ऊपर रातों-रात इतने दर्जनों केस लगवा देते हैं कि रातों-रात सचिन को पुलिस उठा ले जाती है और थाने ले जाकर के बहुत टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है। लेकिन दोस्तों, ये मामला जब बड़े उच्च अधिकारियों तक पहुँचता है, तो छानबीन होने लगती है कि आखिर ये मामला हुआ क्या है, क्यों हुआ है? तो पता चलता है कि लड़की जो है, वो बीटेक कर रही है और लड़का जो है वो बीएससी कंप्लीट कर चुका है, दोनों बालिग हैं। तो वासुदेव सिंह को बुलाया जाता है, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा और ये पूछा जाता है कि जो आपके द्वारा ये सब इल्ज़ाम लगाया गया है, लड़की तो बालिग है, वो कहीं किसी भी एंगल से बहलाने-फुसलाने लायक तो है नहीं दोस्तों। और लड़की अपने हिसाब से जो भी करना चाहे वो चाहे उससे शादी करना चाहे या कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। फिर लड़की के ऊपर इतना झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाए हो? अब दोस्तों जब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुँच जाती है और उनके सामने ये सब रखा जाता है, तो वो सारे मामले सचिन के ऊपर से हटा दिए जाते हैं और उच्च अधिकारियों के निगरानी में उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी जाती है दोस्तों और बहादुर सिंह जो होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ये दोनों दोस्तों वापस मुंबई चले जाते हैं और मुंबई जाने के बाद जो सचिन होता है उसकी तो जॉब थी ही, लेकिन शिखा भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है। अब इन दोनों की जो लाइफ है दोस्तों वो अच्छे से कट रही है और 2025 की ये वीडियो बनाते हुए उन दोनों को एक बच्चा भी है और इन दोनों की जो ज़िंदगी है वो बखूबी अच्छे से कट रही है। अब वासुदेव सिंह जो हैं वो भी धीरे-धीरे अपने बेटे का हाल खबर लेने लगे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सीखने और समझने की बातें ये हैं कि क्या आज भी इतना भी जात-पात देखना चाहिए और इतना भी कि कहीं छोटी बिरादरी या कोई भी हो उसको मारना-पीटना चाहिए। अब ये कुदरत का करिश्मा ही जाने या कुछ भी जाने कि जो वासुदेव सिंह ने किया था, उल्टा उन्हीं को वो भारी पड़ गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।